हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो है वो बुक्स के बारे में है जो लोग बिगिनर्स हैं, अपनी तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो। सो फ्रेंड देखिए, जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि अगर सिलेबस हमें पता होता है ना तो 50% जो हमारा काम है वो आसान हो जाता है। और जैसे कि कोई भी एग्जाम है, अब उसमें अगर जीएस का पोर्शन आ रहा है, लाइक हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है और साथ में साइंस है, इस तरह का जो भी पोर्शन होता है वो जीएस के अंदर आता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते तो सबसे पहले अपना सिलेबस आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस जब हमारे पास में होता है तो हमारा जो काम होता है वो आसान हो जाता है। और कहीं ना कहीं हमारा जो माइंडसेट होता है ये भी साथ में होता है कि अब हमारे पास जो चीजें हैं वो इजी वे में आ चुकी है, हमारे पास सिलेबस है और साथ में इसके अंदर जो टॉपिक्स दिए हुए वो हमको कहाँ से पढ़ना है। फ्रेंड, उसके लिए हमको ना बुक्स की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, जीएस का पोर्शन कवर करने के लाइक साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके लिए तो जैसे बहुत सारे मार्केट में आपको ये पता है बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, लेकिन उन सारे सोर्सेज को तो हमको नहीं पढ़ना होता है। हमें ना कुछ ही सोर्सेज होते हैं जो ऑथेंटिक होते हैं, उनको ही पढ़ना होता है। सबसे पहले जैसे ऑथेंटिक जो सोर्स होते हैं वो फ्रेंड होते हैं एनसीईआरटी। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, अपनी स्टार्टिंग अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी जो पढ़ाई है वो अभी से करना चाहते हैं, तो अगर अभी आपके पास में टाइम है, एज भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दिए। और फ्रेंड, एनसीईआरटी पढ़ने का भी ना एक अपना तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आप सबने सुना होगा कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और सभी को यही सजेस्ट करता है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। और फ्रेंड्स, एनसीईआरटी जो होती है वो 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक के ये एनसीईआरटी होती है और सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी होती है। देखिए, उनको पढ़ने के लिए ना हमारे पास टाइम होना चाहिए, कम से कम 5 से 6 महीना जो होता है वो एनसीईआरटी के लिए देना होगा आपको, और रेगुलर बेसिस पे देना होगा। ऐसा नहीं है कि हमने आज स्टार्ट किया, हमने 2 दिन पढ़ा, इसके बाद में 2 दिन का गैप हो गया। ये फ्रेंड ऐसा करेंगे ना तो ये जो चीजें है ना, पढ़ाई में जो गैप आ जाता है, इसकी वजह से ना बहुत सारी चीजें जो होती है वो फेस करनी पड़ती है, प्रॉब्लम जो होती है वो आती है। देखिए, पढ़ाई के लिए आपको भी पता है कंटिन्यूटी बनाए रखनी होती है। भले ही आप कम पढ़े, लेकिन जितना भी पढ़े रेगुलर बेसिस पढ़े, डेली आपको पढ़ना है। देखिए फ्रेंड, जैसे कि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के लिए आपको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है वो हमारी कवर करती हैं। लेकिन जैसे कि अगर आपने देखा कि 6 क्लास की एनसीईआरटी है, अब 6 क्लास के फ्रेंड एनसीईआरटी है और 7th क्लास के, 8 क्लास, ऐसे करके ना 12th क्लास की एनसीईआरटी है। सभी कोई यही आपको सजेस्ट करेगा कि जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज आपने कुछ अभी तक नहीं पढ़ा है लेकिन कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी अब से शुरू करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो। एनसीईआरटी सपोज अगर 6 क्लास के उठाओगे आप, साइंस की सपोज मैं आपको बात बताती हूँ, एक जनरल एग्जांपल ले रही हूँ कि साइंस। अब फ्रेंड देखिए, जो एनसीईआरटी 6 क्लास की है वो आपको भी पता है कि ये 6 क्लास के बच्चों के लिए, और उन बच्चों की एज मुश्किल से होती है 11-12 साल। 11-12 साल के जो बच्चा होता है वो 6 क्लास में है, तो देखिए उसी हिसाब से जो बुक है वो डिजाइन की गई है, उसकी जो लैंग्वेज है वो भी ऐसी रखी गई है। लेकिन हम तो करने वाले हैं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। फ्रेंड, हमें क्या करना है, हमें वो तो तरीका नहीं अपनाना ना जैसे कि जो बच्चे, छोटे बच्चे अपना रहे हैं, जो 6 क्लास के बच्चे हैं, 6 क्लास के बच्चे हैं। सपोज जो साइंस है, साइंस में एक जो चैप्टर है, सपोज मैं आपको ले लेती हूँ सेल, कोशिका। अगर वो जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो वो जो चैप्टर है फ्रेंड, उसके बारे में थोड़ी बहुत ही जानकारी होगी। पूरे चैप्टर जो होगा वो 6 क्लास में तो नहीं उन्होंने दे दिया होगा। ऐसे 7th क्लास में कुछ और टॉपिक्स होंगे, 8th क्लास में कुछ और टॉपिक होंगे। ऐसे करके जब आप 11th और 12th क्लास की साइंस पढ़ते तो उसमें जो होता है वो सारी ही चीजें डिटेल में दी हुई होती है। अगर आप सेल वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं 12th क्लास में तो वो आपको डिटेल में दिया हुआ होगा। इसीलिए कहा जाता है जब हम अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फ्रेंड हमको ना हर चीज ना समग्र में पढ़नी होती है, हर चीज ना संपूर्णता में पढ़नी होती है। ऐसा नहीं है कि हमने 6 क्लास एनसीईआरटी उठाए और पढ़े जा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट की पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें ना अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है कि हमारे एग्जाम में इसका कितना वेटेज है, कितना रोल है और कितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर आप सबसे पहले तो आपका काम होना चाहिए, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। दूसरा काम होना चाहिए आपके पास में उस एग्जाम के लिए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि आप जब आप सिलेबस उठाओगे और साथ में आपके पास पीवाईक्यू होगा तो उन चीजों का ना आपको ये नहीं करना कि आपको आता कितना, क्योंकि अभी तो आपने स्टार्ट भी नहीं किया। आपको रूबरू होना है सिलेबस और पीवाईक्यू से कि सिलेबस हमारे पास ये है तो हमारे जो पीवाईक्यू है उनसे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं।
सबसे पहले तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पीवाईक्यू देख के ये एनालिसिस करना होता है, और ये आपको टाइम देना है अपने आप को, 1 से 2 दिन, 3 से 4 दिन, जो भी आपको टाइम देना है स्टार्टिंग में। सबसे पहले तो आपको यही काम करना है कि आपको बैठ के सिलेबस अपना अच्छे से रीड कर लेना है कि उसमें है क्या, क्योंकि कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो उसका सिलेबस तो आपको पता ही होना चाहिए। सेकेंड थिंग ये है कि पीवाईक्यू। और फ्रेंड जैसे कि अभी मेरे पास में आरओ के लिए आ रहे थे मैसेज की दी आप ना आरओ के लिए बुक लिस्ट बता दीजिए जो बिगिनर्स है उनके लिए। देखिए एनसीईआरटी में आपको बताना चाहूंगी, जैसे अभी री एग्जाम होने वाला है आरओ का, उसके लिए तो अभी आप एनसीईआरटी आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए। और ये बिगिनर्स के लिए होती है एनसीईआरटी, ना कि अभी जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए। बिगिनर्स के लिए मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। और फ्रेंड उसी के 1-2 बुक्स मैं और आपको बताऊंगी, जैसे कि उनके बाद में आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हो। ये देखिए मेरे पास एनसीईआरटी की बुक्स हैं, ये साइंस की एनसीईआरटी, इसी तरह की मेरे पास सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी हैं। सारे सब्जेक्ट की मैं आपको अभी तो इस समय जैसे कि ये रहा, ये सारे सब्जेक्ट की बुक्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, क्योंकि हर एक नहीं दिखा पाऊंगी, बस ओवरव्यू आपको दिखा रही हूँ कि ये सारी एनसीईआरटी की हैं। 6th क्लास से 12th क्लास की मेरे पास में सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी। फ्रेंड मैंने ना एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ी है, फिर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में जब थोड़ी सी बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है, जैसे ये देख सकते हैं ये भूगोल है, और इससे पहले मैंने आपको जैसे ये प्राचीन भारत हो गई, ठीक है, ये हिस्ट्री की होगी, और इसी तरह से बहुत सारी जो बुक्स आती हैं वो सारी एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएंगी। अब जैसे ये रहा सारी एनसीईआरटी, पहले एक बार को मैं आपको दिखा लेती हूँ, ये 12th क्लास के, ठीक है, ये इतिहास हो गया। इस तरह से सारे ही सब्जेक्ट की मेरे पास में एनसीईआरटी है। सबसे बेसिक जो आपका तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है, कि जो सिलेबस में हमारे पास में जैसा जिस तरह का पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। और अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने एनसीईआरटी अभी आपने देख लिया कि एनसीईआरटी हमको पढ़ लेनी है, ठीक है, आपके पास में टाइम है, अभी 1 से 1.5 साल अपनी तैयारी जो है वो करना चाहते तो एनसीईआरटी से शुरू कर देना। देन इसके बाद जैसे अभी ये आरओ का एग्जाम होने वाला है, अब जैसे कि आपको भी पता है कि हमारे पास एनसीईआरटी का जो भी सोर्सेज होते हैं उन सबके ना बहुत सारे जो नोट्स होते हैं वो भी मार्केट में आते हैं। आप जैसे कि ये परीक्षा वाणी बुक्स है, ये परीक्षा वाणी की बुक्स आप लोगों ने भी देखी होंगी, बहुत सारे सब्जेक्ट की आती है, तो ये मेरे पास में रहती है, मैंने क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ रखी है। देन इसके बाद में इन एनसीईआरटी के जो निचोड़ है वो इन बुक्स में मिल जाता है, और बहुत सारे टीचर्स हैं वो आपको सजेस्ट करते मिल जाएंगे। ये परीक्षा वाणी की बुक्स हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने साइंस का आपको दिखाया तो इसी तरह से आपको यहाँ पे परीक्षा वाणी की बुक्स मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट की मिल जाएंगे, तो इससे मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी मेरा हो जाता है, साथ में ये हो जाते हैं। अभी आरओ के एग्जाम के लिए बात कर रही हूँ, और अभी इसे जैसे अपर लेवल के जो भी एग्जाम है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड अभी आरओ के एग्जाम में क्या है, जैसे कि जो भी पूछने का तरीका होता है, पीसीएस हो गया आरओ का, मोस्टली जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग अलग ही पूछे जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो क्वेश्चन पीसीएस से पूछा जाएगा वही सेम क्वेश्चन आरओ में पूछा जाता है, कुछ ना कुछ तो चेंजेस होते हैं ना, वरना फिर पीसीएस और आरओ में क्या फर्क पड़ जाएगा। सारे क्वेश्चन अगर आरओ में पूछ लेगा तो फिर पीसीएस में क्या पूछेगा, सेम ऐसे अगर सारे क्वेश्चन पीसीएस से पूछ लेगा तो आईएएस में क्या पूछेगा। सिर्फ बस बेसिक हमारा जो होता है वो क्लियर होना चाहिए, बेसिक जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। देन इसके बाद में जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो उसका जो है प्रैक्टिस सेट आते हैं मार्केट में, वहां से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फ्रेंड जैसे जैसे आप अपना टॉपिक कंप्लीट करते चले जाएंगे उसकी ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस सेट। उसके लिए आप क्या घटना चक्र मार्केट में आती है वहां से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर यूथ पब्लिकेशन की बुक्स आती है प्रैक्टिस सेट आती है वहां से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि ये है मेरे पास में घटना चक्र की होती है, इनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट की होती है। सबसे पहले मेरे पास में तो एक कंबाइंड वाला आता है, वो मेरे पास में था, लेकिन इंडिविजुअल भी आते हैं। तो इंडिविजुअल अगर आप परचेज करके ये इंडिविजुअल तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ से बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि इससे ना प्रैक्टिस टॉपिक वाइज हो जाएगी। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है उसकी उसके जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको घटना चक्र मिल जाएंगे। सबसे पहले यही काम करिए, बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करिए। देन इसके बाद में उसकी ना जो भी टॉपिक पढ़ते चले जाए उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे ना तभी आपको समझ में आएगा कि इस टॉपिक के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए घटना चक्र वगैरह है ये, इनकी प्रैक्टिस जो है वो अभी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जाम होने वाला है, री एग्जाम होने वाला है आरओ का, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फ्रेंड जिनका भी कमेंट था कि बुक्स को लेके कि बुक्स के बारे में बुक लिस्ट चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया है, परीक्षा वाणी है वहां से कर लीजिए, एनसीईआरटी उससे पहले पढ़ लीजिए और साथ में घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये जो सोर्सेज है वो फ्रेंड
आपको काम आ जाएंगे आरओ के एग्जाम के लिए। ठीक है, और कल का अब फ्रेंड बात कर लेते हैं। कल का जो टारगेट है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो कल वो है, वो टॉपिक पढ़ लीजिएगा आप। और सपोज अगर आप बिगनर भी हैं तो कल का जो टॉपिक मैं देने जा रही हूँ, आप भले ही आप बिगनर है, मेरे जो टारगेट्स हैं फ्रेंड, अगर वो सपोज 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते तो आप कम से कम एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़िए और उन 2 सब्जेक्ट में एक टॉपिक पढ़िए, एक सब्जेक्ट में एक टॉपिक पढ़िए, दूसरे सब्जेक्ट में एक टॉपिक पढ़िए। तो ऐसे कर करके भी अपनी अगर तैयारी करना चाहते हैं ना, तो जो टारगेट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वहां से भी जुड़ के एक एक भी टॉपिक की तैयारी करेंगे फ्रेंड ना, तो भी आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल एक सही ट्रैक पे चली जाएगी। सो इसीलिए मैं आपके साथ टारगेट शेयर करती हूँ। सो कल का जो टारगेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, उसको भी आप देख लीजिए और कल जो है वो टारगेट आपके कंप्लीट होने चाहिए। ये रहे फ्रेंड कल के टारगेट। कल है 23 नवंबर और साथ में सैटरडे का दिन है। जैसा कि मैं आपके साथ हमेशा ही बताती हूँ कि हम लोग ना मंडे से लेके फ्राइडे तक जो अदर सब्जेक्ट हैं जीएस के वो पढ़ेंगे, लेकिन जो सैटरडे संडे होगा, वीकेंड होगा, उसमें हम लोग रीजनिंग लगाएंगे, करंट अफेयर लगाएंगे। और साथ में फ्रेंड ये हिंदी रहेगा, वो तो साथ में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हिंदी का एक जो टॉपिक है वो 1 वीक हम लोग चलाते हैं। और क्योंकि हिंदी स्कोरिंग होता है 60 मार्क्स का होता है, सो फ्रेंड इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 60 में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम 57 58, इनफैक्ट कुछ लोग 60 में 60 लेके आते हैं, तो हमारा टारगेट होना चाहिए 60 में 60 लेके आने का, तभी वो 1-2 नंबर कुछ कम रह जाते हैं। देखिए रीजनिंग है, रीजनिंग में हम लोग करेंगे मिसिंग नंबर्स। ठीक है, यहां से आप स्टार्ट करना। अगर अभी भी रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं की है तो भी कोई बात नहीं, मिसिंग नंबर्स हैं वहां से स्टार्ट कर लेना। और आपको भी पता जैसे मिसिंग नंबर होते हैं कुछ, जिसे सपोज कोई भी डायग्राम दिया हुआ होता है, बॉक्स दिया हुआ होता है, 3 से 4 जो भी नंबर्स होते हैं वो अगर दिया हुआ है और एक जो नंबर है वो मिसिंग होता है तो उसको फाइंड आउट करना होता है। किसी भी तरह का जो लॉजिक होता है वो लगा के करना होता है, चाहे वो आप मल्टीप्लाई डिवाइड या कैसे भी करके आपको वो चीजें पैटर्न ढूंढना होता है। सेम जो पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है वही नेक्स्ट जो इसमें फाइंड आउट करना होता है मिसिंग नंबर, उसमें भी वही लॉजिक हमको फिट करके लगाना होता है। ये मिसिंग नंबर है वो आप कर लेना। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनालॉगी रीजनिंग में। एनालॉगी रीजनिंग भी आपने देखा होगा, जैसे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी लेटर्स है, उन लेटर्स के बीच में जो भी रिलेशन बन रहा है, जो नेक्स्ट लेटर होता है उसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। तो और नंबर्स भी होते हैं साथ में, तो इसी तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनालॉगी रीजनिंग में बनते हैं। बीच में साइन जो होता है रेशियो का होता है और प्रोपोर्शन का साइन होता है, तो इस तरह का रिलेशनशिप होती है। और इसी तरह का जो भी पैटर्न फर्स्ट वाले में लग रहा होता है वही सेम हमको सेकंड में भी लगा के फाइंड आउट करना होता है। ब्लड रिलेशन में है, इसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। और एक दिन में मैं आपको 3 टॉपिक ही दे रही हूँ, क्योंकि ना फ्रेंड छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनकी हम प्रैक्टिस देखो ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे ना, तभी देखो ये प्रैक्टिस में आ पाते हैं। क्योंकि ना ऐसे नहीं होता है कि हमने 1-2 टॉपिक है वो प्रैक्टिस कर लिया और बाकी जो टॉपिक है प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसीलिए देखो मैंने 2 दिन का टाइम रखा हुआ है, 2 दिन में हमको बहुत अच्छे से करना है, कम से कम 2 से 3 टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। ठीक है, और हिंदी में है जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हमारा पर्यायवाची चल रहा था और ये संडे तक यानी कि परसों तक हमारा ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका भी और मेरा भी। ठीक है, और साथ में करंट अफेयर। करंट अफेयर हम क्या करने वाले हैं, नेशनल न्यूज ये पढ़ेंगे, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन जो है वो ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय न्यूज होती है उससे आते हैं, उससे भी आते हैं, बट जैसे कि इसमें इसका वेटेज ज्यादा रहता है। तो चाहे आप ऑनलाइन कर लीजिए या फिर ऑफलाइन कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। नेशनल न्यूज आपका कवर होना चाहिए। और जैसे कि मार्केट में है ना आई दृष्टि, वहां से मैं करती हूँ, तो वही चीज मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ। अब आप लोग के पास में भी होंगी तो वहां से आप करंट अफेयर कर लेना। ठीक है, ये रहे कल के टारगेट फ्रेंड। और ये कर लेना, जैसे कुछ लोग पूछते हैं रीजनिंग के लिए कि कौन सी बुक करें, तो जो सीसेट वाला आता है ना प्रैक्टिस सेट, वहां से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी प्रैक्टिस नहीं है करने के लिए तो सीसेट वाला अभी देखो मार्केट में आ भी गया होगा, तो वो आप लेके वहां से इनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपको मैंने जो भी बातें बताई, आई होप वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, चाहे वो बुक से रिलेटेड हो चाहे वो टारगेट से रिलेटेड हो। और देखो फ्रेंड, जो भी आपके कमेंट्स होते हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मुझसे बेस्ट हो सकता है वही मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँ। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, इसीलिए वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।